Once again, welcome all of you. A nice hello to every of my student and all my viewers. Okay, so आज हम देखेंगे हमारे बीकॉम फाइनल ईयर के लिए एक इंटरनेशनल मार्केटिंग का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम जानते हैं रिस्क और ईसीजीसी के नाम से। सबसे पहले हम लेते हैं स्टूडेंट्स रिस्क को। प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल हमारे फाउंडर हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स के, जिन्होंने कॉमर्स, ट्रेड, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स चारों सेक्टर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा कोट दिया था कि साहब रिस्क इज द कंसिडरेशन फॉर प्रॉफिट मेकिंग। अब ये जो आपका रिस्क है वो डिफर करता है डोमेस्टिक मार्केट के लिए और साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट के लिए। आप डोमेस्टिक मार्केट में जब भी आप राष्ट्रीय स्तर पर कोई व्यापार कर रहे होंगे और अंतरराष्ट्रीय स्तर के व्यापार को आप जब अंजाम दे रहे होते हैं तो रिस्क फैक्टर डिफर करता है। इंटरनेशनल मार्केट में रिस्क बड़ा हो जाएगा, यहां पर जो रिस्क का रेशियो है वो थोड़ा सा डाउन जाएगा, लेकिन हमेशा सरवाइव जरूर करेगा। रिस्क कभी आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं और वो फोर्सिंग भी नहीं है, लेकिन आपको उठाना हमेशा पड़ेगा उस रिस्क को। वाई? बिकॉज ओनली एंड ओनली इफ यू वांट टू अर्न प्रॉफिट विदाउट एनी रिस्क यू आर एट अ रॉन्ग पार्ट। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं सिर्फ मुनाफा कमा लूंगा बिना किसी रिस्क के, सो इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। मे बी यू आर एन एंटरप्रेन्योर, मे बी यू आर एन ओल्ड बिजनेसमैन, मे बी यू हैव गॉट अ वेरी नाइस सेटअप ऑफ एनी काइंड ऑफ फैक्ट्री। ओके, रिस्क इज द कंसिडरेशन फॉर प्रॉफिट मेकिंग। ये एक प्रकार से हमारे लिए आप ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर जब हमने अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल ले आया, जब हमारे पास में हाईटेक मशीनरीज हैं और आपके पास में है बहुत सारे स्किल्ड लेबर्स, आपने इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा किया हुआ है, बैंक से आपने बहुत ही हार्ड अमाउंट का लोन लिया हुआ है, एडवांसेस सैंक्शन करवाए हुए हैं, तो ये सारी चीजें जो आपने अरेंज की हुई हैं किसके लिए? अपने प्रोडक्ट को एक यूनिकनेस प्रोवाइड करवाने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि वो एक हाई लेवल के कंपटीशन में एंटर करने जा रहा है और वहां पर आपको सबसे पहले तो अपने प्रोडक्ट का गुडविल बनाना होगा और कंज्यूमर्स जो आपके हैं और साथ ही साथ जो टारगेटेड कंज्यूमर्स हैं इंटरनेशनल मार्केट में, उनको अपने प्रोडक्ट के प्रति आपको रुझान दिलवाना है, इंटरेस्ट गेन आउट करवाना है। सो उसके लिए आपको रिस्क कहीं ना कहीं लेना पड़ता है और इंटरनेशनल मार्केट में ये हमारा फैक्टर रिस्क का इंक्रीज हो जाता है। ओके, बट स्टूडेंट्स हमारे पास में रिस्क के 3-4 टाइप्स हैं। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द सेम। सबसे पहला आता है साहब आपके लिए कि लीगल रिस्क। ओके, सबसे पहला आता है आपके लिए लीगल रिस्क। लीगल रिस्क रिलेट्स टू all the kinds of legal formalities which we need to complete for that particular nation। उस निर्धारित देश के साथ में जब हम एक अपने व्यापारिक संबंध स्थापित करने जा रहे हैं तो हमने जो लीगल फॉर्मेलिटीज करनी है, क्योंकि वो एक्सपेंसिव है और साथ ही साथ उनमें एक रिस्क ये जुड़ा हुआ है कि साहब आज तो आप चलो डिमांड आपको मिल गई, आपने के प्रोडक्ट ने मार्केट में प्लेस कैप्चर कर ली, ओके, जगह बना ली, लेकिन टेस्ट, फैशन, ओके, और साथ ही साथ मार्केट में आने वाले नए ट्रेंड्स को आप नहीं बदल सकते, है ना? और इंटरनेशनल लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं। और उसे मीट आउट करने के लिए आपने अगर कुछ ऑर्डर्स एडवांस में लिए हुए हैं और उनकी जगह अगर आपको नए ऑर्डर्स मिल जाए तो जो लीगल फॉर्मेलिटीज आपने पहले की होती हैं वो अब आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब आपको फ्रेश लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब आपका ऑर्डर एक फ्रेशली न्यू ऑर्डर है और यहां आपने उस पहले वाले ऑर्डर्स के लिए सारा रॉ मटेरियल, मशीनरी, लेबर और सारे चीजें आपने अरेंज करके रखी हुई है। सो ये एक रिस्क फैक्टर भी उसमें हमारे लिए रहता है। ओके, सेकेंडरी आपका आ जाता है कार्गो रिस्क। हमारा प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, क्योंकि अगर आपने मेरे लास्ट लेक्चर को देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने बात की थी लॉजिस्टिक डिसीजंस के ऊपर। लॉजिस्टिक इन द सेंस अर्थात होता है आपका ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में साहब आपके पास में है वाटरवेज, रोडवेज और एयरवेज।
अब इन तीनों माध्यमों से जब आप अपने प्रोडक्ट को रीच आउट करवाते हैं उन पर्टिकुलर नेशंस को, तो आप किसको बियर कर रहे होते हैं? रिस्क को। कार्गो यानी कि कार्गो एक टर्म है जो कि आपको दिया गया है आपके प्रोडक्ट को पैकेज्ड फॉर्म में जब आप लार्ज क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, तो वो कहलाता है आपका कार्गो। वो गुड पैकेज्ड फॉर्म में जब लार्ज अमाउंट में ट्रांसपोर्ट के माध्यम से उस पर्टिकुलर देश को हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? कार्गो। उसमें किस प्रकार का रिस्क? सबसे पहला आता है आपका थेफ्ट, दूसरा आएगा आपका स्टॉर्म, तीसरा आएगा आपका फायर, चौथा आएगा आपका कॉलिजन। थेफ्ट यानी कि चोरी, फायर यानी कि आगजनी, स्टॉर्म यानी कि आंधी तूफान, और चौथा आता है आपका कॉलिजन। कॉलिजन यानी कि एक्सीडेंट्स विच हैपन इन वाटरवेज, रोडवेज एंड एयरवेज ऑल्सो। साथ ही साथ आपको उन सारी चीजों से जो मुश्किलात और लॉस ऑफ गुड्स जो होगा वो आपको लो होगा कि हाई होगा? हाई होगा। क्यों? क्योंकि हमारे गुड्स बहुत एक्सपेंसिव है, और गुड्स के एक्सपेंसिव होना बाद में है। सबसे पहला एक्सपेंसिव क्या है? वो ऑर्डर जो हमने इंटरनेशनल मार्केट में अटेन किया था। अगर वो टाइमली रीच आउट नहीं हुआ तो कंपटीशन इतना हाई है आपका इंटरनेशनल मार्केट में कि दैट ऑर्डर विल ऑटोमेटिकली बी ट्रांसफर्ड टू अनदर फर्म और ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट इज नॉट अ गारंटी रिगार्डिंग द सेम दैट यू विल बी गेटिंग इट नेक्स्ट टाइम अगेन। अगली बार आपको वो ऑर्डर दोबारा मिले, कोई गारंटी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने जो रिस्क था वो राइट टाइम पर और राइट प्लेस पर नहीं लिया। कभी कभार हमारे गुड्स जो वाटरवे से जाने वाले होते हैं, हमें ऑर्डर्स इमरजेंसी के मिल जाते हैं कि नहीं भाई हमें टाइमली आप अवेलेबल करवाएं। आपको एक टाइम पीरियड दे देगा कि हाँ भाई आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कीजिए और आप 20 डेज के अंतर्गत 20 दिन के अंदर आप हमारे देश में वो ऑर्डर डिलीवर करते हो, कर दीजिए। ओके, अब आप 20 दिन में करते हैं, लेकिन आपके पास में जो रॉ मटेरियल है, आपके पास जो लेबर है, आपके पास में जो एसेट्स हैं, आपके पास में जो फाइनेंस है, वो सब कुछ टाइमली अरेंज नहीं हो पाया और ऑर्डर आपने ले लिया है। अब आप 17वां दिन आप सोचते हैं ऑन द 17th डे कि मैं इस ऑर्डर को कैसे पहुंचाऊं। अब 10 दिन तो लग जाते हैं आपके वाटरवेज में, ठीक है? तो अब आप क्या करेंगे? यू नाउ विल बी ऑप्टिंग फॉर एयरवेज, जो आपके लिए एक्सपेंसिव भली पड़ेगा। हो सकता है आपका जो प्रॉफिट मार्जिन जो आपने सोच करके चला हो कि भाई मैं वाटरवेज से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भेज दूंगा, ये मेरे एक्सपेंसेस, ये मेरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये है मेरे बहुत सारी चीजें आपने कैलकुलेट आउट करके रख ली, अकाउंट्स रेडी किए और लो आपने अपना प्रॉफिट का वेट करने लग गए। आप एंड मोमेंट पर आपको इमरजेंसी के केस में आपको ये कहा जाता है कि आप जो हमारा ऑर्डर है वो हमें तत्कालीन भेजें, और यहां पर आपने टाइमली अरेंज नहीं कर पाई सारी चीजें। ओके, यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उस समय आप क्या करते हैं? यू हैव टू टेक द रिस्क। आप प्रॉफिट नहीं देखते हैं, आप टाइमली डिलीवरी देखते हैं, है कि नहीं? अच्छा, तीसरा आता है आपका फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशंस अर्थात होता है आपका उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स। फॉरेन एक्सचेंज जो वैल्यू ऑफ करेंसी है, जो करेंसी का रेट है, जिस करेंसी रेट पर हमने उस व्यापार को लीगल डॉक्यूमेंट्स में ओके फिक्स आउट किया था उस पर्टिकुलर नेशन के साथ में, आज उस पर्टिकुलर करेंसी की वैल्यू अगर मान लीजिए डिक्रीज हो गई, फॉर एग्जाम्पल रियाद है, आपका डॉलर्स है, आपका पॉइंट्स है, आपका दिरहम है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी आपकी करेंसीज हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में है अलग अलग नेशंस की। सो वहां पर क्या होता है कि वो फॉरेन एक्सचेंज की जो वैल्यू है उस करेंसी की, वहां की मुद्रा की, वो क्या होती है? फ्लक्चुएट, अप्स एंड डाउन्स हो गई। लेकिन आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ओके, क्यों? क्योंकि जब पेमेंट की बारी आती है तो आपका वो फ्लक्चुएट कर देता है रिस्क, है ना? अच्छा, अब आता है साहब आपके लिए यहां पर पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क अर्थात जो आपके हमारे देश के उन निर्धारित या स्पेसिफिक कंट्रीज के साथ में जो राजनीतिक संबंध हैं, अगर वो इमरजेंसी के केस में वहां पर वॉर हो जाए या किसी प्रकार की कैप्चरिंग होने लग जाए। एक मैं उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगा जो कि आप लोग भी अच्छे से परिचित होंगे। ओके, यू गाइस मस्ट हैव नोन इंडिया और चाइना का जो रिलेशनशिप है
राइट द मोमेंट इट्स नॉट क्वाइट गुड। पहले गैजेट्स में, एसेसरीज में, प्लास्टिक गुड्स में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, सब जगह उन्होंने इंडिया में मार्केट कैप्चर किया हुआ था। आई थिंक माई नॉलेज सेज दैट 70 to 75% मोस्ट प्रोबेबली उनका मार्केट इंडिया में कैप्चर्ड था, और हम और आप बहुत ही चाव से जाके उनके प्रोडक्ट्स लिया करते थे। लेकिन आज चूंकि हमारे राजनीतिक संबंध और साथ ही साथ व्यापारिक संबंध, जो ट्रेड रिलेशनशिप्स हैं, वो दोनों इफेक्ट हुए हैं। ओके, सो इसमें क्या है कि जो आपने पेमेंट्स एडवांस में कर दिए होंगे वहां पर उन प्रोडक्ट्स के लिए जो आपको चाहिए थे उनसे, वो रुक गए, ब्लॉकेज आ गया उनमें। अगर आप, चूंकि हम इंपोर्ट कर रहे थे, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे थे तो हमने पेमेंट किया होगा एडवांस में, वो पैसा भी हमारा ब्लॉकेज हो गया। ओके, सो दीज आर सम काइंड ऑफ रिस्क। सो ये था, हमने देखा कि साहब आपका जो रिस्क है ये 4 चीजों पर इफेक्ट आउट करता है। लेकिन एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के फील्ड में आती है, वो आती है आपकी 5th पॉइंट, एंड दैट इज चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, मांग व उसकी पूर्ति। आज जो डिमांड आपने मार्केट में पाई है अपने प्रोडक्ट के प्रति, जो आपने अटेन आउट की थी इंटरनेशनल मार्केट में एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग के माध्यम से, वो डिमांड नेक्स्ट टाइम आपको उतनी ही मिले आपके प्रोडक्ट के लिए या उससे बढ़कर मिलेगी किसी नए प्रोडक्ट के लिए आपके, ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके लिए कंपटीशन मार्केट में बहुत हाई लेवल का है। चेंजेस इन टेस्ट, फैशन, satisfaction and any kind of XYZ things can any time be there। वो कभी भी आ सकती है इंटरनेशनल मार्केट में, और उसे फेस करने के लिए आपको क्या उठाना पड़ेगा? रिस्क। ओके, और साथ ही साथ ये चीज सप्लाई में भी एप्लीकेबल होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द पार्ट ऑफ रिस्क, काइंडली नोट इट डाउन एंड नेक्स्ट लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। या सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद दिस। रिस्क हमने देखा। ओके, अब हम देखते हैं ECGC। ECGC स्टूडेंट्स स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, ये जो संस्था है, ये जो इंस्टीट्यूशन है, ओके, इट इज होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा ये मान्यता प्राप्त है और साथ ही साथ उन्हीं के द्वारा ये संचालित भी होती है। लेकिन इसका जो सुपरविजन है, इसे जो ऑपरेशन इसका है, वो करता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ओके, ये देखा हमने उसका फुल फॉर्म और उसके सुपरविजन के बारे में जाना। अब हम देखते हैं कि इसके क्या कर्तव्य और इसके क्या रूल्स होते हैं। एक्सपोर्टर्स को रिस्क फैक्टर को लेसन आउट करने के लिए, एक्सपोर्टर्स को रिस्क फैक्टर जो है उनका, उसे कम करने के लिए, लेस अप करने के लिए कौन हेल्प आउट करेगा? ECGC। फाइनेंस का फ्लो बैंक से एक्सपोर्टर तक, चाहे वो लोन्स और एडवांसेस के फॉर्म में हो, चाहे आपका पेमेंट जो कि आपका उस कंट्री से आने वाला हो, जो कंट्री आपसे उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रही है या आप साहब उसे एक्सपोर्ट कर रहे हो, ये सारी चीजों का सुपरविजन कौन करेगा एक्सपोर्टर के लिए? ECGC। तीसरी चीज, ECGC का रोल यह भी होता है कि वो आपको लाइसेंस प्रोवाइड करवाती है, जिसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट लाइसेंस, और साथ ही साथ आपके लिए इंपोर्ट लाइसेंस भी। ओके, सो ये जो आपका कॉर्पोरेशन है, ओके, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये आपको हेल्प आउट करता है इन 3 चीजों से। अब हम देखते हैं गाइस, यहां पर इसके द्वारा बनाई गई कुछ ऐसी पॉलिसीज जिनसे हमें इससे हेल्प आउट होता है। ओके, सो पॉलिसीज यानी कि नीतियां। ओके, जो नीतियां इन्होंने तैयार करके रखी हैं हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए। ओके,
तो सबसे पहला आता है आपका स्टैंडर्ड पॉलिसीज। ओके, सबसे पहला आता है आपका साहब स्टैंडर्ड पॉलिसीज। स्टैंडर्ड पॉलिसीज हमेशा आपको पेमेंट से रिलेटेड हेल्प आउट करती है। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में चूंकि आपने हाईली इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आपकी मशीनरी पर, आपके लेबर्स पर, चाहे वो स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो, चाहे वो आपका रॉ मटेरियल हो, चाहे वो आपका प्लांट का सेटअप हो, ओके, ईच एंड एवरीथिंग। कभी कभार एक्सपोर्टर्स ऐसा भी प्रोजेक्ट तैयार करते हैं जिसमें जो वो उनका प्रोडक्ट बन रहा है उसमें उन्होंने स्कैर्स रिसोर्सेज यूज किए हों। ओके, फॉर एग्जांपल कोल, जेम्स एंड ज्वेलरी, ओके, जो बहुत जल्दी आपके लिए विलुप्त होने वाली ऐसी चीजें होती हैं वो कहलाती है आपकी स्कैर्स रिसोर्सेज, और जो कि लिमिटेड अमाउंट में है हमारे पास। ऐसा नेचुरल रिसोर्स जो कि लिमिटेड अमाउंट में हो और बहुत जल्दी विलुप्त होने वाला हो वो कहलाता है आपके लिए स्कैर्स रिसोर्सेज। तो जब गवर्नमेंट ने आपको उसकी भी परमिशन दे दी है तो गवर्नमेंट आपको एक चीज से प्रोटेक्ट करती है, वो है आपका ईसीजीसी का फ्रेमिंग, और वो आपको हेल्प आउट करेगा स्टैंडर्ड पॉलिसीज के माध्यम से। अब साहब, आपने इतना कुछ करके अपना प्रोडक्ट रेडी किया और उस प्रोडक्ट को आप यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इन केस जो इंपोर्ट कंट्री है वो आपके पेमेंट को टाइमली ना करवाए, if for the first time it's well and fine, second time we will manage, but if for the third and fourth time repeatedly they don't do the payments, अगर वो आदतन आपका पेमेंट ऐसे ही खराब करें और आपको टाइमली ना दें तो उस इंपोर्टिंग कंट्री का लाइसेंस आपके पर्टिकुलर यानी कि आपके निर्धारित प्रोडक्ट के लिए उस पर्टिकुलर कंट्री का इंपोर्टिंग लाइसेंस, क्योंकि वो इंपोर्ट कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट को और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए हम इंपोर्टिंग कहते हैं, वो कैंसिल करने का हकदार कौन है? ईसीजीसी। साथ ही साथ आपका कुछ केसेस ऐसे आ जाते हैं जो कि आपके एक्सपोर्टर के कंट्रोल से बाहर होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ये सबसे ज्यादा रुकावटें आती हैं स्टूडेंट्स आपके इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। बहुत बार हमारे प्रोडक्ट को उस सेट रूट में, क्योंकि एयरवेज में तो ऐसा बहुत कम पॉसिबल हो पाता है, बट इन वाटरवेज उस सेट रूट में जब हम कॉन्टिनेंटल बॉर्डर्स क्रॉस आउट करते हैं, ओके, सो मेनी कंट्रीज डोंट गिव द परमिशन। पहले आपके लाइसेंस पर उन्होंने आपको परमिशन दी थी, बट एट द टाइम व्हेन यू आर एक्सपोर्टिंग द प्रोडक्ट एंड मेकिंग द प्रोडक्ट रीच टू दैट पर्टिकुलर कंट्री, यहां आपने सोचा कि मेरा प्रोडक्ट टाइमली रीच आउट करे, और वहां उस थर्ड कंट्री ने अगर उस लाइसेंस को कैंसिल आउट कर दिया कि भाई आप इस रूट से नहीं जाएंगे, मेरी कंट्री के कॉन्टिनेंटल बॉर्डर्स को क्रॉस करके, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आपको अपना प्रोडक्ट वापस लेके आना पड़ेगा, या फिर भारत देश किसी और ऐसे चौथे देश से बात करेंगे भाई हम आपके कॉन्टिनेंटल बॉर्डर से होकर के जा सकते हैं क्या? और फिर आपकी लीगल फॉर्मेलिटीज, डॉक्यूमेंटेशन वर्क, पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स और बहुत सारे पॉइंट्स आपके आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से लास्ट में आपका प्रोडक्ट टाइमली रीच आउट नहीं करता इंटरनेशनल मार्केट में, और उसके बाद होता यह है कि साहब आपके कंपटीशन में किसी दूसरी कंपनी ने तब तक उस प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा दिया और आप मार्केट से आउट हो जाते हैं। सो उस समय भी हमें प्रोटेक्ट कौन करेगा? उससे बचाव हमारा कौन करवाएगा? ईसीजीसी। ओके, दूसरा आता है आपका इसमें मार्केट सिचुएशन। ओके, मार्केट सिचुएशन से आपका तात्पर्य होता है जब आप उस पर्टिकुलर कंट्री में एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो आपको एज एन एक्सपोर्टर, ओके, और साथ ही साथ एज अ बिजनेसमैन, जिन सिचुएशंस को बिगिनिंग में आपने सोचा कि भाई हाँ अभी मैं इस मार्केट में अपना प्रोडक्ट आसानी से बेच सकता हूं, डिमांड भी मैं क्रिएट कर लूंगा और सप्लाई भी टाइमली रीच आउट करवा दूंगा, लेकिन लास्ट में जब आपको ऐसा नहीं हो पाए किसी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटी के पाबंद पर, या कह लीजिए वहां की एम्बेसी आपको लाइसेंस आपका कैंसिल कर दे अचानक, ऐसी सिचुएशन में हमें कौन सेव आउट करेगा? ईसीजीसी। तीसरी चीज आप एक इंपॉर्टेंटली ये जान लीजिए, ईसीजीसी का स्टूडेंट सबसे बड़ा रोल होता है कि साहब जो भी हमारे बिल के पेमेंट्स हैं, अगर हमने किसी देश में कोई चीज एक्सपोर्ट करी होती है और वो पेमेंट जो हमने वहां से पाया है, ओके, वो यहां पर सबसे पहले जाएगा आपका ईसीजीसी के पास,
और बैंक के पास में। बैंक और ईसीजीसी मिल करके, बैंक हैव मेड एन एड ऑन साइन, ईसीजीसी मिल करके इन दोनों के सुपरविजन से ही आपका पेमेंट क्लियर होगा। ओके, डायरेक्टली यू वोंट बी गेटिंग द पेमेंट फॉर द गुड्स यू हैव मैन्युफैक्चर्ड एंड एक्सपोर्टेड टू देम। जो प्रोडक्ट आपने भेज दिया, जब उसका पेमेंट आएगा, सबसे पहले बैंक और ईसीजीसी उस पर दे विल बी वर्किंग ऑन इट, एंड साथ ही साथ उनके सुपरविजन के साथ में ही आपको वो बिल पास होता है। जब बिल पास हो गया, आपको पेमेंट आसानी से मिल जाएगा। बिल पेमेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था हमारा ईसीजीसी का एक मेजर रोल जो हमने जाना, पॉलिसीज में भी, हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए, और साथ ही साथ आपके पे बिल और पेमेंट से रिलेटेड। ओके, सो गाइस, काइंडली नोट डाउन द पॉइंट्स highlighted over here and keep yourself very safe from this pandemic. Thank you.